नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी पर। मैं हूं आपका दोस्त और नॉलेज का साथी अनुराग सिंह। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक इमरजेंसी कंडीशन के लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली इमरजेंसी कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड कई पेशेंट्स आते हैं और वो टैकीकार्डिया कंडीशन से जूझ रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय टैकीकार्डिया ही है। तो आइए दोस्तों, इसको हम विस्तार रूप से जानेंगे कि टैकीकार्डिया कंडीशन होता क्या है और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम टैकीकार्डिया के डेफिनेशन को समझेंगे कि टैकीकार्डिया होता क्या है। टैकीकार्डिया नॉर्मली एक विक्टिम का हार्ट रेट अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो ऐसी कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कंडीशन कहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हमारा जो हार्ट रेट होता है उसका नॉर्मल वैल्यू 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होता है। बट किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर हमारा हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो इसी कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कंडीशन कहते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि साइनस टैकीकार्डिया ऑलमोस्ट फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने व कॉम्प्रोमाइज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन करने की कंडीशन में उत्पन्न होती है। इसी कंडीशन को हम साइनस टैकीकार्डिया कंडीशन कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शॉक कंडीशन में कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज होता है और इसी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन को साइनस टैकीकार्डिया कंडीशन कहते हैं। तो इमरजेंसी में अगर हमारे पास विक्टिम साइनस टैकीकार्डिया का है तो ऐसी कंडीशन में हमें टैकीकार्डिया को मैनेज नहीं करना है, बल्कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये कौन सी कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है जिसकी वजह से टैकीकार्डिया उत्पन्न हो रहा है, यानी कि शॉक। तो हमें सबसे पहले मैनेजमेंट शॉक का करना होगा जिसकी वजह से टैकीकार्डिया उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि अगर दोस्तों हमने टैकीकार्डिया के लिए कोई डायरेक्ट मेडिकेशन किया और टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट को हमने स्लो कर दिया तो ऐसी कंडीशन में पर्सन एडवर्स कंडीशन में भी जा सकता है। तो हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि हम कॉम्प्रोमाइज कंडीशन को मैनेज करें और हम ये जानें कि ये कौन सी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है जिसकी वजह से टैकीकार्डिया की कंडीशन उत्पन्न हो रही है। अगर हमने कॉम्प्रोमाइज कंडीशन का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया तो टैकीकार्डिया अपने आप मैनेज हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम अपार्ट फ्रॉम साइनस टैकीकार्डिया के फर्दर क्लासिफिकेशंस को समझेंगे कि टैकीकार्डिया किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले टैकीकार्डिया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के आधार पर, रेगुलर और इरेगुलर रेट्स के आधार पर, हार्ट रेट्स के आधार पर और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लेस देन 0.12 सेकेंड्स के आधार पर टैकीकार्डिया को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले साइनस टैकीकार्डिया, आर्टरियल फिब्रिलेशन, आर्टरियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। दीज आर द असर्टेन टाइप ऑफ टैकीकार्डिया। दोस्तों, जो हमने क्लासिफिकेशन देखे उसमें से साइनस टैकीकार्डिया, आर्टरियल फिब्रिलेशन, आर्टरियल फ्लटर और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये वो क्लासिफिकेशन हैं जिनका ईसीजी में अगर हम बेहद इम्पॉर्टेंट तरीके से अगर हम इसका असेसमेंट करें तो इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेस देन 0.12 सेकेंड्स होता है और इसी के आधार पर हम इनको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन में रखते हैं। दोस्तों, टैकीकार्डिया में मुख्यतः हमें पेशेंट के स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन को जांचना बेहद आवश्यक है। अगर पेशेंट की कंडीशन अनस्टेबल है और ऐसी कंडीशन में पेशेंट टैकीकार्डिया में है तो सबसे पहले हमें ये जांचना होगा कि पेशेंट के पल्स फील हो रही हैं कि नहीं। अगर पेशेंट का पल्स नहीं है
तो ये पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पाथवे के कंडीशन में जाएगा और ऐसी कंडीशन में हमें इस पाथवे के मैनेजमेंट को अप्लाई करना होगा। अगर पेशेंट स्टेबल है और पेशेंट का पल्स भी प्रेजेंट है तो हमें असेस करना होगा उसके अप्रोप्रिएट क्लिनिकल कंडीशन को और हमें ये डिटरमाइन होना होगा कि पेशेंट स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन में है या नहीं, और हमें इसके बिहाफ पर पेशेंट की कंडीशन और उसके रिदम को चेक करना होगा। दोस्तों, दूसरे स्टेप में हमें सबसे पहले पेशेंट के पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना होगा और हमें असेस करना होगा उसके ब्रीदिंग पैटर्न को अगर वो बेहद ज़रूरी हो तो। दूसरा, हमें अगर पेशेंट हाइपॉक्सिक कंडीशन में है तो उसे ऑक्सीजन सप्लाई देना होगा और साथ ही साथ हमें यूज़ करना होगा कार्डियक मॉनिटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हार्ट रिदम को और उसके ब्लड प्रेशर को, और ऑक्सीमेट्री का इस्तेमाल करना होगा उसके पल्स प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को चेक करने के लिए, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तीसरी चीज़, हमें ऑब्टेन रखना होगा आईवी एक्सेस को और साथ ही साथ हम 12 लीड ईसीजी का इस्तेमाल करें ताकि हम उसके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकें कि ये टैकीकार्डिया कौन सी कंडीशन में उत्पन्न हो रही है। हमें इस बात का डिटर्मिनेशन करना होगा कि अगर परसिस्टेंट टैकीकार्डिया की या टैकीअरिथमिया की कंडीशन उत्पन्न हो रही है तो वो कौन सी कंडीशन की वजह से है, यानी कि अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या वो कंडीशन हाइपोटेंशन की है। दूसरा, क्या वो कंडीशन अल्टर्ड स्टेट मेंटल स्टेटस की कंडीशन को उत्पन्न कर रहा है या विक्टिम अल्टर्ड मेंटल स्टेट कंडीशन में है, या विक्टिम के अंदर साइन ऑफ शॉक शो हो रहा है, या फिर इस्चेमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साइन दिख रहे हैं, या फिर एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन उत्पन्न हो रही है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन, इसमें क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स का जो टाइमिंग है वो लेस देन 0.12 सेकेंड से कम होता है। इन कंडीशन में जो क्यूआरएस की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम पाई जाती है और ये वो कंडीशंस हैं जैसे कि साइनस टैकीकार्डिया कंडीशन, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन और आर्ट्रियल फ्लटर और एवी नोड री एंट्री। आइए अब हम बात करते हैं वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये वो कंडीशन टैकीकार्डिया की है जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का रेट मोर देन 0.12 सेकेंड से ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आदि पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एडल्ट टैकीकार्डिया कंडीशन को एल्गोरिथम से विस्तार रूप से समझेंगे। दोस्तों, इमरजेंसी कंडीशन में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले हमें असेस करना है अप्रोप्रिएट क्लिनिकल कंडीशन को और विक्टिम के हार्ट रेट को। अगर उसका हार्ट रेट 150 पर मिनट से ज़्यादा है तो ये टैकीअरिथमिया की कंडीशन है। तो ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम आइडेंटिफाई करें और ट्रीट करें अंडरलाइंग कॉजेस कंडीशन को। सबसे पहले हमें विक्टिम को पेटेंट एयरवे मेंटेन करके देना होगा और हमें असेस करना होगा उसके ब्रीदिंग पैटर्न को। अगर विक्टिम हाइपॉक्सिक कंडीशन में जा रहा है तो हमें उसे ऑक्सीजन सप्लाई देनी होगी और साथ ही साथ हमें कार्डियक मॉनिटर के थ्रू आइडेंटिफाई करना होगा विक्टिम के हार्ट रेट रिदम को और हम उसके ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ऑक्सीमेट्री का सहारा लेकर विक्टिम के प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को असेस कर सकते हैं। हमें इस बात पे भी खासा ध्यान रखना है कि हमें विक्टिम के लिए आईवी एक्सेस को मेंटेन करके रखना होगा और साथ ही साथ 12 लीड ईसीजी के सहारे से हम उसके इलेक्ट्रिकल हार्ट रेट एक्टिविटी को असेस कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद अगर हमें परसिस्टेंट टैकीअरिथमिया की कंडीशन
बनी हुई दिखती है विक्टिम के अंदर, तो वो कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन, एक्यूट अल्टर्ड मेंटल स्टेट कंडीशन, साइन ऑफ शॉक, इस्चेमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट या फिर एक्यूट हार्ट फेलियर कंडीशन। अगर ये पर्सिस्टेंट टैकेआरिथमिक कंडीशन बनी हुई है तो ऐसी कंडीशन में हमें सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्शन का सहारा लेना होगा। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्शन का सहारा लेने के वक्त हमें कंसिडर करना होगा सेडेशन को, और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स कंसिडर हो रहे हैं तो हम एडेनोसिन ड्रग का सहारा ले सकते हैं। अगर हमें ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रेगुलरली नैरो मिल रहे हैं तो हम एडेनोसिन इंजेक्शन में 6 mg रैपिड आईवी बोलस के रूप में विद एनएस फ्लश के साथ उसको मैनेजमेंट ड्रग के रूप में देंगे। साथ ही साथ हम अंडरलाइंग कॉजेस को ध्यान में रखेंगे और इंक्रीज एनर्जी लेवल को ध्यान में रखते हुए कार्डियोवर्शन का सहारा लेंगे, और हम एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स का भी सहारा लेंगे और एक्सपर्ट कंसल्टेशन को ध्यान में रखेंगे। दूसरी कंडीशन में अगर विक्टिम का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है जो कि 0.12 सेकेंड से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कंसिडर करेंगे फिर से एडेनोसिन्स के सेकेंड डोज को, जो कि है 12 mg, अगर वो रिक्वायर्ड हो, और ऐसी कंडीशन में हम एंटी एरिथमेटिक इन्फ्यूजन ड्रग्स का सहारा लेकर एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेंगे। अगर विक्टिम का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड नहीं है तो हम वेगल मैनूवर का सहारा लेंगे और एडेनोसिन का सहारा लेंगे, और बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और साथ ही साथ हमें हमेशा कंसिडर करना है एक्सपर्ट कंसल्टेशन को। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी के बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।